आपको हम इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधन के बारे में बताते हैं। जैसा आपको पता है उत्पादन के 5 उपादान होते हैं, चाहे आप उपादान कह लीजिए या साधन कह लीजिए। तो जैसे पहला आपका है भूमि, साधन के रूप में पहला आपका भूमि है, तो ये आपका साधन हो गया। अब इसका साधक होता है, साधक कह लीजिए चाहे आप स्वामी कह सकते हैं। अब उसका पारितोषिक कह लीजिए या तो परिणाम कह लीजिए। पारितोषिक तो देखिए भूमि का साधक जो होता है वो भूमिपति कहलाता है, भूमिपति। अब भूमि की सेवाओं के बदले भूमिपति को जो पुरस्कार दिया जाता है इसको हम लगान कहते हैं। दूसरा आपका जो साधन है ये आपका होता है पूंजी। पूंजी का जो साधक होता है इसको पूंजीपति कहा जाता है। पूंजीपति, पूंजीपति को जो उसकी पूंजी के सेवाओं के बदले में पुरस्कार दिया जाता है इसको ब्याज कहा जाता है, ब्याज। तीसरा आपका है श्रम। अब देखिए जो तीसरा साधक आपका श्रम है, तो श्रम का जो साधक या स्वामी होता है उसको श्रमिक कहा जाता है, श्रमिक। अब श्रमिक के बदले उसकी सेवाओं, श्रमिक को जो उसकी सेवाओं के बदले पुरस्कार दिया जाता है उसको मजदूरी कहा जाता है, मजदूरी। चौथा आपका जो साधन है या उपादान है इसको संगठन कहा जाता है, संगठन। अब इस संगठन का जो स्वामी होता है इसको संगठनकर्ता कहा जाता है, संगठनकर्ता। संगठनकर्ता को उसकी सेवाओं के बदले जो पुरस्कार दिया जाता है उसको वेतन कहा जाता है। अब उत्पादन का जो अंतिम साधन आपका होता है ये साहस होता है। अब साहस का जो साधक होता है या स्वामी होता है इसको साहसी कहा जाता है। या तो आप साहसी कह सकते हैं या दूसरे रूप में आप इसको उद्यमी भी कह सकते हैं। अब उद्यमी जो उत्पादन के साधनों को पारितोषिक पूर्व निश्चित जो है पारिश्रमिक देने के बाद जो शेष परिणाम बचता है उसका लाभ ये जो है साहसी का हो जाता है। अगर ये सकारात्मक है इसको लाभ कहा जाता है, अगर ये नकारात्मक है इसको हानि कहा जाता है। अब हम सबसे पहले आपको एक एक साधन के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको हम भूमि के बारे में बताते हैं। तो देखिए सामान्य भाषा के रूप में अगर देखा जाए तो धरातल का वो सतह या ऊपरी भूप्रपर्टी इसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिसपे हम चलते फिरते इसको भूमि कहा जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो भूमि का अर्थ थोड़ा भिन्न लगाया जाता है। अर्थशास्त्र में प्रकृति के निःशुल्क उपहारों को भूमि कहा जाता है, चाहे तो धरातल के ऊपर हो या तो धरातल के नीचे। जैसे अब हम अगर देखा जाए तो जैसे हम हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, या हम कह सकते हैं हवा, पानी, पेड़ पौधे, या हम कह सकते हैं जैसे मिट्टी है ये। और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं अर्थात भूमि के नीचे पाए जाते हैं, या भूमि के ऊपर में इसको हम पर्वत भी कह सकते हैं। पर्वत है, पठार है, अरे बहुत सारे उदाहरण कुछ भी आप कह सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जैसे आपका कोयला है, लोहा है, हीरा है, सोना है आदि। इन सबको हम भूमि ही कह सकते हैं। अर्थात प्रकृति ने ऐसे संसाधन जिनके बदले में हमसे कोई शुल्क नहीं लिया है इसको हम भूमि ही कहते हैं। अब देखिए तो भूमि की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, भूमि की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। अब देखिए भूमि की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। एक तो भूमि जो प्रकृति का निःशुल्क उपहार होता है, इसकी पहली विशेषता यह है कि भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, क्योंकि इसके बदले में प्रकृति ने हमसे कोई शुल्क नहीं लिया है। दूसरी इसकी ये विशेषता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति भिन्न भिन्न होती है। उर्वरा जो है शक्ति भिन्न भिन्न होती है।
भिन्न होती है। अगर इसकी तीसरी विशेषता देखा जाए तो अगर तीसरी विशेषता के अंदर है कि भूमि की पूर्ति सीमित है, इसकी पूर्ति सीमित पाई जाती है क्योंकि इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। जनसंख्या तो बढ़ती रहती है लेकिन प्रकृति के संसाधन भूमि सीमित पाई जाती है। अब इसकी अगर अगली विशेषता देखा जाए तो इसकी अगली विशेषता देखा जाए तो भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अगर जैसे अगर हमारी भूमि अगर देखा जाए कि रामपुर मथुरा में हमारा प्लाट है तो इसको लखनऊ नहीं ले जा सकते हैं, लखनऊ वाला व्यक्ति रामपुर मथुरा नहीं लाया सकता है। अब अगली इसकी अगर विशेषता देखा जाए, भूमि जो है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। इसकी पांचवी विशेषता है कि भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। अच्छा, अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि सक्रिय साधन क्या है, निष्क्रिय साधन क्या है। तो सक्रिय साधन वो साधन कहलाते हैं जो अपने आप उत्पादन करते हैं, अर्थात उत्पादन करने के लिए उनको किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका श्रम अगर देखा जाए तो उत्पादन का सक्रिय साधन, क्योंकि उसको उत्पादन करने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। यह हम कह सकते हैं श्रम साधन भी है, साध्य भी है, क्योंकि स्वयं के माध्यम से उत्पादन करता है और स्वयं के लिए उत्पादन करता है। अब अगर देखा जाए उसकी अगली इसकी एक विशेषता अगर देखा जाए तो देखेंगे, हाँ, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसकी विशेषताएं हो गई। अब भूमि के बदले भूमिपति को जो पुरस्कार दिया जाता है उसको लगान कहा जाता है। भूमि के बदले भूमिपति को दिया गया पुरस्कार लगान कहलाता है। जैसे रिकार्डो ने कहा है, उत्पादन का वो भाग या आप कह लीजिए भूमि में वो अविनाशी शक्तियां पाई जाती हैं, जो अविनाशी शक्तियों का परिणाम होता है उसी को लगान कहते हैं। अब देखिए तो लगान दो प्रकार की होती है, सकल लगान, शुद्ध लगान। जैसे रिकार्डो ने कहा था कि भूमि उपज का वो भाग जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के परिणाम स्वरूप दिया जाता है, लगान कहलाता है। क्योंकि अब देखिए जो विशेषता भूमि में है तो उत्पादन के अन्य साधनों में नहीं, क्योंकि भूमि में अविनाशी शक्तियां पाई जाती है, अर्थात ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो कभी समाप्त नहीं होती है। तो अब देखिए लगान दो प्रकार का होता है, सकल लगान, शुद्ध लगान। तो सकल लगान अगर जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, संपूर्ण, अर्थात जिसमें ह्रास भी शामिल होता है उसको सकल लगान कहा जाता है। लगान का वो भाग इसमें से ह्रास को, डिटर्मिनेशन को हटा दिया जाए और जो शेष शुद्ध भाग बचता है उसको शुद्ध लगान कहा जाता है।